गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। चैप्टर 3 जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका आज पार्ट 2 जिसमें है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। तो बच्चों, ऐसी कुछ घटनाएं विश्व पटल पर घटित हुई जिसमें अमेरिका जैसा एक शक्तिशाली राष्ट्र उसको भी हिला कर रख दिया। तो घटना क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 11 सितंबर 2001 की घटना है। विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर आधिपत्य कर लिया, अर्थात उनको अपने कब्जे में कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने इन हाईजैक विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण कार्यालयों तथा भवनों को लक्षित करते उड़ा कर ले गए, अर्थात उनको हाईजैक कर लिया। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है, अर्थात जहां पर अमेरिका के रक्षा सामान रखा जाता है वहां पेंटागन में उसका मुख्यालय था। चौथा विमान जिसका लक्ष्य कांग्रेस का मुख्य इमारत से टकराना था, किंतु वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस आक्रमण को अमेरिका में 9/11 के नाम से जाना जाता है, अर्थात क्योंकि सितंबर की घटना है इसलिए। अमेरिका में हुए इस आक्रमण से लगभग 3000 व्यक्ति हताहत हुए, अर्थात 3000 व्यक्ति लगभग उसमें मारे गए। अमेरिकियों ने के लिए दिल दहलाने वाली घटना थी। इस घटना की तुलना 1814 तथा 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन में वाशिंगटन डीसी में अग्निकांड किया गया तथा 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो इसमें भी बच्चों अपार जन धन की हानि हुई थी। अमेरिकी धरती पर अब तक सर्वाधिक विशद आक्रमण था। 1976 में निर्मित अमेरिका ने कभी भी इतना भयंकर आक्रमण नहीं झेला था। यह अनुभव अमेरिका के लिए अपूर्व था। 9/11 के प्रत्युत्तर में अमेरिका ने तुरंत भयावह कार्रवाई की। अब क्लिंटन के स्थान पर रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिका हितों को कठोर निर्णय लिया, उनके हितों के लिए कठोर किंतु कल्याणकारी कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम प्रारंभ किया। यह अभियान उन लोगों के विरुद्ध था जिन्होंने 9/11 की घटना के संदेह के घेरे में आते थे। इस सैन्य अभियान के मुख्य केंद्र अल-कायदा तथा अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तो इस घटना के पीछे अल-कायदा जो एक उग्रवादी संगठन है उसका और तालिबान जो भी उग्रवादी संगठन है उनका हाथ माना जाता रहा है। तालिबान ने शीघ्र ही राज्य को स्वीकार कर ली, किंतु तालिबानी विचारधारा तथा अल-कायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के पश्चात से वर्तमान काल तक इनके विचारों के लोगों द्वारा पश्चिमी देशों पर अनेक स्थान पर आक्रमण किए गए। तो इन घटनाओं से इनकी सक्रियता स्पष्ट होती है। अमेरिका सेना ने के द्वारा संपूर्ण विश्व में पकड़ धकड़ प्रारंभ की गई। अनेकों आतंकवादी संगठनों को गिरफ्तार किया गया। उनके विषय में संबंधित सरकार को उन लोगों के विषय में कोई सूचना नहीं थी। ऐसे लोगों को बंदी बनाए गए लोगों को भिन्न भिन्न देशों में भेजा गया। उन्हें गोपनीय जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट ही अमेरिका का एक नौसेना का गोपनीय स्थल है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस प्रकार अज्ञातवास में इन आतंकवादियों को रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत
उनको अमेरिका ने अपने यहाँ पर बंदी बनाने के रूप में रखा। अमेरिका के आतंकवाद के विरुद्ध कार्य को समर्थन दिया, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं प्रदान की थी। अमेरिका ने बाध्य रूप से दर्शाया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए इराक पर आक्रमण किया गया है। इराक में आक्रमण तथा विजय के पश्चात भी सामूहिक संहार के हथियारों की उपस्थिति के प्रति कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होते। इस सत्यता से अनुमानित होता है कि अमेरिका आक्रमण का उद्देश्य कुछ और ही था। वास्तव में अमेरिका इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता था, अर्थात अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। इराक इच्छित सरकार की स्थापना का उद्देश्य भी था। सद्दाम हुसैन का शासन कुछ समय के संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गया, किंतु इराक को शांत करने में अमेरिका असफल रहा। इराक में अमेरिका के विरुद्ध एक पूर्वव्यापी विद्रोह भड़क गया था। अमेरिका ने 3000 सैनिक युद्ध में मारे गए, जबकि इराक के सैनिक अधिक संख्या में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कुछ आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50,000 से अधिक इराकी नागरिक मारे गए होंगे, ऐसा माना जाता रहा है। मध्य शक्ति के विभाजन की प्रक्रिया समझनी होगी। शीत युद्ध भिन्न भिन्न गुटों में सम्मिलित देशों के मध्य विभाजन था। शीत युद्ध की दो महाशक्तियों का नेतृत्व अमेरिका तथा सोवियत संघ के हाथ में था। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर जब किसी एक महाशक्ति का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तो उसको जो एक ध्रुवीयता भी कहा जाता है। इसी में है बच्चों वर्चस्व या सैन्य शक्ति के रूप में अर्थ। अमेरिका सशस्त्र सेना की कमान संरचना, इसको शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। हेगेमनी शब्द के नेतृत्व में प्रभुत्व, वर्चस्व का आभास होता है, किंतु हेगेमनी शब्द यूनान का मूल शब्द है। संभवतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हेगेमनी के प्रथम अर्थ का संबंध राज्यों के मध्य सैन्य क्षमता के भौतिक विश्लेषण से है। हेगेमनी द्वारा धारित सैन्य प्रबलता का व्यापक अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभुत्व को स्पष्ट करने के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार एक तालिका दी गई है अमेरिका के वर्चस्व के बारे में। तो अमेरिका शक्ति का मुख्य आधार उसका सैन्य बल है। वर्तमान काल में अमेरिका का सैन्य क्षमता विश्व की सर्वाधिक आधुनिक तकनीकों से निर्मित अन्य देशों की तुलना में अद्वितीय है। यदि बात करें हम अन्य देशों की तुलना में, तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर सबसे अधिक खर्च करता है। अपनी अनूठी अपराजित सैन्य शक्ति के विश्वास पर आज अमेरिका किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है, अर्थात विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली सैन्य क्षमता किसी के पास है तो अमेरिका है। बिल्कुल उचित समय में अचूक तथा घातक वार करने की क्षमता आज अमेरिका के पास है। आपसी युद्ध विषय की कूटनीति तथा सेनाओं को समर स्थलों से दूर रखकर वह शत्रु को उसके घर में जाकर मार सकता है, उस पर आक्रमण कर सकता है। ऐसी मारक क्षमता अमेरिका के पास है।
अमेरिका सैन्य शक्ति का यह पूर्व सौष्ठव अपने स्थान पर तो अनुपम है, लेकिन इससे भी अधिक विस्मयकारी तथ्य यह स्पष्ट होता है कि आज विश्व में कोई भी किसी भी सैन्य बल के आधार पर अमेरिकी सैन्यों की तुलना करने में असमर्थ है। तो यदि हम विश्व पटल की ओर ध्यान दें तो अमेरिका की कोई भी राष्ट्र उसकी बराबरी करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका से आगे के यदि 12 शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर भी अपनी सैन्य क्षमता को जोड़ लें, मिला लें, तब भी वे अमेरिका की सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला अमेरिका ही 12 राष्ट्रों पर भारी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बचत का एक बड़ा भाग अनुसंधान तथा विकास के मद में भी अर्थात प्रौद्योगिकी पर भी खर्च करता है। तो अमेरिका केवल सैन्य पर ही नहीं, अपनी प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए भी वह भारी भरकम खर्च करता है। इन तथ्यों के आलोक से स्पष्ट होता है कि अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व का आधार केवल उच्च सेना व मात्र नहीं है, अपितु उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। वर्तमान समय में अमेरिका अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी के आधार पर विश्व में शीर्षस्थ स्थान पर स्थित है, अर्थात सैन्य क्षमता के साथ साथ प्रौद्योगिकी के रूप में भी अमेरिका नंबर 1 पर कायम है। उसकी क्षमता की समानता करना असंभव नहीं तो सरल भी नहीं। यह विषय पूर्णतः संदिग्ध भी नहीं है कि अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण से अमेरिका की कुछ दुर्बलताएं भी स्पष्ट होती हैं। इतनी मारक क्षमता के साथ साथ उसकी कुछ दुर्बलताएं भी जग जाहिर होती हैं, जैसे अमेरिका इराक की सामान्य जनता को अपने आगे झुका पाने में सफल नहीं हो सका, अपितु अमेरिका को इस दुर्बलता की समझने जानने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पहुंचना और अति आवश्यक है। इतिहास साक्ष्य की साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग मात्र लक्ष्य विजय प्राप्त करने का है। अर्थात बच्चों, हम सैन्य बल पर किसी भी देश के स्थल को, उसकी सीमाओं को तो जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के हृदय को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात हम उनके लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते। उदाहरण के लिए अमेरिका की निकट विजय क्षमता का परिचय इस प्रकार दंडित करने तथा अवरुद्ध करने की अमेरिका की शक्ति स्वयं सिद्ध है। अमेरिका का सैन्य क्षमता की दुर्बलता मात्र एक लक्ष्य से स्पष्ट होता है कि वह अपने अधिकृत भूभाग पर न्याय व्यवस्था लागू नहीं कर पाया है। तो अमेरिका को अभी भी आवश्यकता है कि वह अपने देश में अपने नागरिकों के विकास के लिए बच्चों कार्य करे। फिर भी हम यही कहेंगे यहाँ पर कि अमेरिका आज भी विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर पूरा होता है। नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। धन्यवाद।